Hello students, welcome to my YouTube channel Chemstream. Today we are going to discuss about laws of chemical combination. हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. उसके अंदर हम लोग लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं. देयर आर 5 लॉज अंडर दिस हेडिंग. इस लॉज को पढ़ा क्यों जाता है? इन लॉज को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि केमिकल्स किस मास में कंबाइन होते होंगे, किस वॉल्यूम में कंबाइन होते होंगे, उनका रेशियो क्या होता होगा. ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं. इसके अंदर में हमारा जो सबसे पहला लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसे एंटोइन लेवॉइसर ने दिया था 1789 में. इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है. तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हमको मालूम है. रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है. मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और बी. अगर मैंने इसको ले लिया 20 ग्राम और बी हमारा 20 ग्राम, तो हमको मालूम है कि जितना हमारा रिएक्टेंट होता है उतने ही हमको प्रोडक्ट मिलेंगे. यानी जो सी मिलेगा वो हमारा 40 ग्राम होगा. ये हमारा होता है प्रोडक्ट. अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं एक बकेट लूं, उस बकेट को ढक देते हैं और उसमें हम लोग आइस क्यूब डालते हैं. आइस क्यूब हमने लिया 200 ग्राम. अब इसको करते हैं हीट. हीट करने के बाद क्या उस बकेट में 300 ग्राम वाटर हो जाएगा या क्या उस बकेट में 100 ग्राम वाटर हो जाएगा? आपने क्या किया, आइस क्यूब लिया 200 ग्राम. अब उसको आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया. हीट करने के बाद जो हमारा वाटर मिलेगा वो भी तो 200 ग्राम ही मिलेगा. इससे हमको क्या पता चला कि भाई हमारे पास जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट मिलेगा. यानी रिएक्टेंट को आपने बनाया क्या, प्रोडक्ट को आपने बनाया क्या? बिल्कुल नहीं बनाया. ना तो आपने रिएक्टेंट को बनाया और ना तो आपने प्रोडक्ट को बनाया. इससे जो हमारे एंटोइन लेवॉइसर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. वो स्टेटमेंट था कि मैटर कैन नाइदर be created nor destroyed. मैटर को ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप उसे बिगाड़ सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, लेकिन उनके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है. देखिए, इसमें ये सॉलिड फेस पे था, इसको आपने हीट किया तो ये लिक्विड फेस पे आ गया. ये हमारे थे फिजिकल चेंज. सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया तो फिजिकल चेंज. यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये उनका स्टेटमेंट था. दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए. भाई हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्लोरीन है. ध्यान दीजिएगा, ये हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं. हमारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ HCl. अब यहां पे आप बोलोगे कि सर हमारे पास 2 एटम है HCl के, तो ध्यान दीजिए 2H 2Cl, 2 हाइड्रोजन प्लस 2Cl. हाउ मेनी एटम्स डू वी गेट? 4 एटम. तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो, भाई हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन के थे, 2 एटम क्लोरीन के थे, दोनों मिक्स हुए तो हमारे पास 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बना. यानी जितना हमारा रिएक्टेंट था उतना ही हमारा प्रोडक्ट बना. कुल मिला के आप बोल सकते हो कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो हम बिगाड़ सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं. तो एंटोइन लेवॉइसर ने ये स्टेटमेंट दिया था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसी के जगह पे आप मास भी लिख सकते हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसी के साथ आप एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो इस तरह से हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना होता है. सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, हमारा क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स. इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह से उन्होंने सैंपल का चूज किया. पहले उन्होंने चूज किया नेचुरली. कौन सा सैंपल? क्यूप्रिक कार्बोनेट का, CuCO3.
क्यूप्रिक कार्बोनेट लेने के बाद उन्होंने इसका परसेंटेज कंपोजिशन देखा, इसको उन्होंने ऑब्टेन किया नेचुरली, यानी नेचुरल सोर्स। इसमें उन्होंने देखा इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब उन्होंने देखा कि जब क्यूप्रिक कार्बोनेट को नेचुरली उन्होंने ऑब्टेन किया, यानी अर्थ क्रस्ट से जब हम लोग इसको निकाले, तो हमें मालूम चला कि इनका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार से है 38.91। इस तरह से उनको पता चला कि नेचुरली जब हम लोग क्यूप्रिक कार्बोनेट को ऑब्टेन करेंगे तो इनका परसेंटेज कंपोजिशन होता है कुछ 51.35% कॉपर, 9.74% कार्बन, 38.91% ऑक्सीजन। अब इसी चीज को जब उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया, यानी जब लेबोरेटरी में क्यूप्रिक कार्बोनेट को प्रोड्यूस किया, तो हमको मालूम चला कि परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम है, कार्बन का भी परसेंटेज सेम है और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज सेम है। तो इससे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। आप देखिए इनका रेशियो फिक्स्ड है, कैसे रेशियो निकालेंगे, तो कॉपर का रेशियो 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है, क्योंकि यहां पे 3 है। तो आप चाहे नेचुरली ऑकर करें चाहे आर्टिफिशियली ऑकर करें, इनका जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, 1:1:3 नेचुरल के लिए भी, 1:1:3 आर्टिफिशियल के लिए भी। तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स का मतलब होता है चाहे आप उसे कहीं से भी निकालें। जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर में हमारा H2O होता है, H2O2 आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं। तो आप वाटर को चाहे लेक से लीजिए, चाहे वेल से लीजिए, चाहे हैंड पंप से लीजिए, चाहे रेन वाटर से लीजिए, उनका जो एलिमेंट होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। इसी को स्टेटमेंट दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। थर्ड लॉ हमारा बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको दिया था डाल्टन ने 1803 में। उनका स्टेटमेंट था कि when two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element combined with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio or is always in a simple whole number ratio। यानी उनका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से था, when two or more element combine to form more than one compound। अब जब दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, आप सोचोगे कि हमारे पास जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक ही कंपाउंड बनता है, लेकिन दो कंपाउंड भी बन सकते हैं। वो कैसे, उसको देखिए। तो द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हमको मालूम है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हमको मिलता है वाटर, लेकिन आपको एक और चीज भी मालूम होनी चाहिए कि जब यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मिलता है। तो आप देख सकते हो कि यही दो एलिमेंट थे जो आपस में कंबाइन हुए तो हमको दो प्रोडक्ट मिला ना, यानी एक से ज्यादा कंपाउंड मिला। हमको वाटर कंपाउंड भी मिला, हमको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड भी मिला। तो इसी को यह स्टेटमेंट बोलता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो एक का मास फिक्स्ड होता है। हाइड्रोजन हमारा 2 ग्राम, यहां भी हाइड्रोजन हमारा 2 ग्राम फिक्स्ड रहेगा, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का हमारा 16 ग्राम होगा और यहां ऑक्सीजन हमारा 32 ग्राम होगा। फर्स्ट केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले, 2 + 16 ग्राम, ये हमको 18 ग्राम दिया। यहां जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं तो 34 ग्राम हमको मिल रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़िए, साथ साथ में इससे कंपेयर कीजिए। When two or more element combine to form more than one compound, दो एलिमेंट थे, ये आपस में मिले, दो से ज्यादा कंपाउंड बना हमारे पास, यानी दो कंपाउंड बने, एक से ज्यादा कंपाउंड बना। अब उसमें क्या हुआ, देन तो द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। वन एलिमेंट का मास जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है,
इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा। अब सिंपल रेशियो क्या होते हैं? तो सिंपल रेशियो हमारे 3:1 होते हैं, 1:2 होते हैं, 2:1 होते हैं, 1:3 होते हैं, 1:1:3 होते हैं, 1:3:1 होते हैं। यानी इस टाइप से जब आपको मिलेगा तो इनको सिंपल रेशियो बोला जाता है। स्टेटमेंट हमको बोलता है कि जब कभी भी फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ कोई अदर एलिमेंट कंबाइन होता है तो जो कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड वाले के साथ उन्हीं का सिंपल रेशियो होता है। तो देखिए 16 ग्राम 32 ग्राम इनका आप रेशियो निकाल के देखिए। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस टू, रेशियो में हम लोग इस टू करते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इन लोग का रेशियो क्या आया? देखिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 1:2 आया। यही इनका स्टेटमेंट था। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, हमको मालूम है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक और केस भी होता है जब यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जब कार्बन 12 ग्राम कार्बन इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये हमको देता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दूसरे केस में जब यही 12 ग्राम ऑफ कार्बन इस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये हमको देता है 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां भी आप देख सकते हो कि कार्बन का मास फिक्स्ड है, ये कार्बन हमारा एलिमेंट हो गया, इनका मास फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का हमारा मास फिक्स्ड नहीं है। तो जिस एलिमेंट का हमारा मास फिक्स्ड नहीं होता वही सिंपल रेशियो में होते हैं। ये इनका स्टेटमेंट था। तो इनको आप देखिए ये सिंपल रेशियो में है कि नहीं। यहां 32 है, यहां 16 है, 32 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो जो आप रेशियो देख रहे हैं वो रेशियो कौन से रेशियो में आया? 2:1। और यहां पे जो रेशियो है वो 1:2, यानी ये एक सिंपल रेशियो में होते थे। यही इनका स्टेटमेंट होता है। फोर्थ लॉ हमारा होता है गै-लुसेक लॉ। ये गैसेस के लिए होते हैं। इनका स्टेटमेंट होता है कि जब दो गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। कैसे? हमारे पास हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल ले लीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये गैस है, ये भी गैस है, हमको कंपाउंड बना रहा है वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो इनका स्टेटमेंट होता है कि व्हेन टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये दो गैस थे, दोनों आपस में मिले कंपाउंड बनाए, देन देयर वॉल्यूम आर ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन रहा होगा 100 ml। मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन हमारा 50 ml है, इन्होंने बनाया 150 ml वाटर। तो जो इनका वॉल्यूम है वो हमेशा सिंपल रेशियो में होते हैं। तो इनको करके देखिए 100:50, 2:1। यही इनका स्टेटमेंट था कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में ही होगा। 2:1, 1:2, 1:3, 3:1, इस टाइप के ये लोग रेशियो में दिखेंगे। ये था गै-लुसेक लॉ। फिफ्थ लॉ हमारा होता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अंदर में जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपको मिला रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इनका जो कहना था कि इसके पास जो वॉल्यूम होंगे और क्लोरीन के पास जो वॉल्यूम होंगे उनके पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हाइड्रोजन क्लोराइड के पास भी होंगे। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 100 ml H2 हमने लिया और 100 ml क्लोरीन हमने लिया तो हमको 200 ml HCl मिला। अब ये बोलता है कि हमने इक्वल वॉल्यूम तो लिया, तो जब आप इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो आपको इक्वल मॉलिक्यूल्स भी लेना पड़ेगा। यानी आपके पास 100 ml अगर वॉल्यूम है और उसके अंदर सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी आपने 100 ml क्लोरीन लिया, सपोज
यहां 1 लाख मॉलिक्यूल्स है, तो हमको यहां पे 2 लाख मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यही इनका स्टेटमेंट था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये हमारा 100 ml है, वो 50 ml होता, और ये हमारा 50 ml होता, तो ये हमारा 50,000 हो जाते मॉलिक्यूल्स। यानी आप इनको इक्वल लेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको लेना होगा। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता ही है, ऐसा एवोगैड्रो ने बोला था। इस तरह से हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।